हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आप लोगों के साथ सेम चैप्टर सेम यूनिट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक नया टॉपिक लेके आता हूं। हम लोगों ने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला सीख किया कूलम्ब्स लॉ से। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, क्या था फॉर्मूला? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है सर, डायरेक्शन किधर होगा? तो मैंने बोला था कि दो चार्जेस एक दूसरे पर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है जो लाइन दोनों चार्जेस को जोड़ने का काम करता है। मतलब ये सर कि मान लीजिए यहां पे एक चार्ज है Q1 और इससे दूर एक चार्ज है Q2, यहां पे भी एक चार्ज है Q1, इससे दूर एक चार्ज है Q2, ये है प्लस Q1, ये भी है प्लस Q2, ये है प्लस Q1, ये है माइनस Q2। ठीक, दोनों के बीच की दूरियां, ये दूरियां, दोनों के बीच की दूरियां कितनी है? ये दोनों के बीच की दूरियां है R, दोनों के बीच की दूरियां R। यहां पे दोनों के बीच का दूरी डिस्टेंस R। ठीक, क्या होगा? ये पॉजिटिव यहां रिपील करेगा, तो कैसे दिखाइएगा डायरेक्शन फोर्स का? ध्यान दीजिएगा, ये शख्स इस शख्स को बोलेगा तुम दूर चले जाओ, तो इधर दूर जाओ, इधर किधर? इधर किधर दूर भेजेगा? नहीं, इधर नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, एकदम इसी लाइन के अलावा आंखों से दूर करेगा, एकदम दूर। तो इस तरफ क्या बोलते हैं उस फोर्स को? उस फोर्स को स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि वो फोर्स Q2 पे लग रहा है तो यहां सफिक्स में यहां पहले 2 लिख देंगे। 2 का मतलब लगने वाला पे। कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है, तो बाद में 1 लिख देंगे। ठीक है, वेक्टर है, सिंदूर लगा देंगे। ठीक है, एरो बना देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? ये फोर्स Q2 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है? Q1। ठीक, ये छोड़ देगा क्या? नहीं, अब ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। कैसे? खींचेगा? नहीं, पॉजिटिव है, धकेलेगा, पुश करेगा, है ना? किस लाइन पे लो? इसी लाइन पे लो। क्या बोलेंगे फोर्स को? 1 पे लग रहा है, किसके कारण? 2 के कारण। यहां चार्जेस का सेम साइन था। ठीक है, तो फोर्स कैसा लगा? रिपल्सिव। फोर्स कैसा था? रिपल्सिव। ठीक है, एक बात। दूसरी बात देखिए ध्यान से स्टूडेंट, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। देखिए, दोनों पॉजिटिव हो सकता था या तो दोनों नेगेटिव होता। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है? कूलम्ब्स लॉ बोलता है फोर्स बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई करने में पॉजिटिव है, तो Q1 और Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें देखिए, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। सेम इसी लाइन पे लो। तो अब देखिए फोर्स का डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसको आप आगे नहीं बढ़ाने की जरूरत है, इसी लाइन में हो जाएगा। आगे नहीं बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है रिपल्सिव के केस में। अट्रैक्शन के केस में तो खींच रहा है ना, तो पकड़ के इधर लाएगा, उधर क्यों करेगा? इधर खींचेगा, पकड़ के खींचो, ये पकड़ के इधर खींचो। किस पे फोर्स लग रहा है? Q2 पे। कौन लगा रहा है? Q1। उसी तरह इसको भी खींचेगा। किसको खींच रहा है? Q1 को। कौन खींच रहा है? Q2। तो यहां क्या हुआ? यहां अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्टिव है। क्यों हुआ? क्योंकि यहां जब प्लस को माइनस से, या फिर अब ये माइनस होता तो ये क्या होगा? प्लस होगा। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि बताइए कि एक बार हो रहा है दोनों ग्रेटर देन 0, एक बार हो रहा है दोनों लेस देन 0, तो नेचर ऑफ द
नेचर ऑफ द फोर्स। तो पहला का आंसर क्या आना चाहिए? फोर्स का नेचर कैसा है? रिपल्सिव। दूसरे में फोर्स का नेचर कैसा है? अट्रैक्टिव। क्लियर? चूंकि ये फोर्स उसी लाइन के अलोंग एक्ट करता है जो चार्जेस को ज्वाइन करने का काम करता है, जो चार्जेस को ज्वाइन करने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। तो कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। और बताइए कौन सेंट्रल फोर्स था? 11th क्लास में आपने ग्रेविटेशन पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी सेंट्रल फोर्स का। ठीक है? क्यों? रीजन क्या लिखिएगा? रीजन क्या लिखिएगा? आंसर क्या लिखिएगा इसका? बिकॉज दे एक्ट along the line of joining the charges। कूलम्ब्स फोर्स को सेंट्रल फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये उसी लाइन के अलोंग एक्ट करते हैं, उसी लाइन के अलोंग एक्ट करते हैं जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करता है, चाहे रिपल्सिव हो चाहे अट्रैक्टिव हो, या आप लिख सकते हैं अपोजिट। ओके, ठीक है? चलिए, तो अब मोटा मोटी आप समझिए फोर्स का ये कहानी यहाँ पे खत्म हो गया। फोर्स को कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, और जब ये फॉर्मूला लगाएंगे, एक बात और, जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो चूंकि ये मैग्नीट्यूड निकाल रहा है, ये फोर्स का क्या दे रहा है? मैग्नीट्यूड दे रहा है, तो Q1 और Q2 को साइन के साथ प्लेस करने की जरूरत नहीं है। वो नेगेटिव है तो भी आप पॉजिटिव ही रखिए उसको। ठीक है? विदाउट साइन। ठीक हो गया? अब देखिए स्टूडेंट क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिए, समझिए। ये कंटेंट हो गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग। अब मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा आपसे, बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पे बात करता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, शायद आप जानते हो। इंटरेस्टिंग, सॉरी जल्दबाजी में, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? देखिए, हम लोगों का के जो कूलम्ब्स कांस्टेंट है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू जो होता था, क्या होता था? उसका वैल्यू होता है 1/10। ठीक है? जो दो चीजों पर डिपेंड करता था, मीडियम पे और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। ठीक है? चलिए, तो इसका जो वैल्यू कितना लेके बोले थे स्टूडेंट, मैंने आपको 9 into 10 to power 9। ये वैल्यू आप तब लीजिएगा स्टूडेंट जब आपका Q1 Q2 और जो R है, ये सारी फोर्स वगैरह ये सब ऐसा ही सिस्टम में हो। ठीक है? किस सिस्टम में? ऐसा ही सिस्टम में हो। लेकिन अगर सीजीएस सिस्टम में हुआ तो इस के का वैल्यू आप 1 लीजिए, और वो क्यों 1 लीजिएगा? तो आप खुद सोचिए कि कूलम का ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। और सीजीएस यूनिट क्या होता है? स्टेट कूलम। ठीक? यहां पे क्या आ जाएगा? आर का क्या आ जाएगा? आर जो मीटर है वो सेंटीमीटर में हो जाएगा ना, फोर्स जो न्यूटन है वो डाइन में हो जाएगा ना, तो क्यों 1 लेंगे हम लोग? देखिए, हम लोग क्या करेंगे, फोर्स क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक, ये न्यूटन है। ठीक है? ये 1 न्यूटन, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? के। ये 1 कूलम, 1 कूलम,
नीचे 1 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है, 10 टू पावर 5 डाइन। कूलम का सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम होता है, याद रखिएगा, स्टेट कूलम, ठीक है। एक स्टेट कूलम बराबर 3 इंटू 10 टू पावर 9 कूलम, ठीक है। तो 2 कूलम तो 3 इंटू 10 टू पावर 9 कितने बार? 2 बार। तो कूलम अब क्या बन गया? स्टेट कूलम बन गया। नीचे जो मीटर है वो सेंटीमीटर होगा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100। 100 को क्या लिखेंगे? 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां से क्या आएगा? के है ना, देखिए यहां से के क्या आएगा आपका? के का वैल्यू देखिए स्टूडेंट क्या आएगा? के यहां चला जाएगा, 10 टू पावर 2 का स्क्वायर 10 टू पावर 4, 5 और 10 टू पावर 10 टू पावर 5, यहां से आ गया 10 टू पावर 4। नीचे में क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और 10 टू पावर 9 का स्क्वायर 10 टू पावर 80, ठीक। क्या आ गया के का वैल्यू? यहां 10 टू पावर 9 हुआ, ठीक। यहां 9 इंटू 10 टू पावर 80 सॉल्व करेंगे हम, ठीक। देखिए क्या वैल्यू मिलता है, ये ऊपर चला जाए, ठीक है। या हाँ, ये हो जाएगा आपका 1/9 इंटू 10 टू पावर -9, 1/9 इंटू 10 टू पावर -9। हाँ है ना, आया ना। अब आप देखिए ध्यान से, इस वैल्यू को जब आप के इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया आपको? जब आप इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया? न्यूमेरिक वैल्यू के का 1, ठीक। या फिर आप इस पूरे को कैसे बना सकते थे? मैंने शॉर्ट में बनाया, क्लास 11 का वो फॉर्मूला लगाते हैं, n1u1 इज इक्वल टू n2u2, था ना क्लास 11 में, डायमेंशन का एप्लीकेशन में, कन्वर्शन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना? ये न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे देखिए SI का न्यूमेरिक वैल्यू ये था, ठीक है। इसका न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, तो आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 तो आ ही जाएगा, ठीक। बाकी आप हमको इससे बना के बताइए कि आपका आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक। चलिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूं। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? देखिए के का वैल्यू क्या था हम लोग का, क्या अभी बहुत सारी बातें हैं। लोग क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ को 20 मिनट में खत्म कर दिए। कूलम्ब्स लॉ में बहुत सारी बातें हैं, आप जानिए पहले उसको। पहले के का वैल्यू आया था हम लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोला जाए तो 8.98755 1787 एंड सो ऑन इनटू 10 टू पावर 9। और लाइट की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8। कंपेयर करते हैं इसे, हम लोग कैसे कंपेयर करें? तो हम लोग इसको मोटा मोटी क्या लिखते हैं? इसको 9 लिख लेते हैं, 9 इंटू 10 टू पावर 9। तो हम लोग देखते हैं, और यूनिट क्या होता है के का? यूनिट याद रखना है ना आपको। यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसका होता है मीटर पर सेकंड, है ना। तो हम लोग के को सी से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, सी से नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ 9 और यहाँ 3, तो मैं कुछ सोच रहा हूँ दिमाग में, तो मैंने क्या किया कि सी का स्क्वायर कर लिया और उससे डिवाइड कर दिया। मैंने के को डिवाइड कर दिया सी के स्क्वायर से। क्या मैं पाता हूँ? 9 था इंटू 10 टू पावर 9 था, सी का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर 9, 10 टू पावर 8 का हो गया 10 टू पावर 16, है ना, ठीक है, सही।
यूनिट में देखता हूं आंसर, यूनिट में मेरा यहाँ था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और यहाँ पे इसका स्क्वायर हुआ है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल, की का वैल्यू कितना हो गया, की का वैल्यू 9 9 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा आपका 10 टू पावर 9 माइनस 16 माइनस 7, ठीक है। क्या बच गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल, ऊपर गया न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, हाँ है ना, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो फाइनली के का वैल्यू क्या आ गया, के का वैल्यू आ गया 10 टू पावर माइनस 7, 10 टू पावर माइनस 7। देखिए कंफ्यूज नहीं होगा, ये लाइट ऑफ स्पीड है, ये छोटा सी होगा, छोटा सी, और ये कूलम है, ये कूलम का सी है, ये यूनिट है, ये स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा के का वैल्यू, ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे c फॉर स्पीड ऑफ लाइट छोटा सी इनटू यूनिट लिख दीजिए न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा। इसमें क्या नया चीज बता दी है, आप क्या ऐसा चीज बता दी है जो नहीं मालूम था। सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कूलम्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का वैल्यू 9 × 10⁹ ऑप्शन में नहीं आता। कभी-कभी के को क्या करता है, वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेयर करता है, उसके साथ रिलेट करके उसका वैल्यू पूछता है एग्जाम में। तब आप वैल्यू कितना बताइएगा कि कूलम्स कांस्टेंट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर का मात्र 10 टू पावर माइनस 7 टाइम्स है। और ये 10 टू पावर माइनस 7 बहुत छोटा नंबर होता है स्टूडेंट, बहुत छोटा ही नंबर होता है, यानी लगभग लाइट की स्पीड का स्क्वायर है, इसका वैल्यू दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम। ये 10 टू पावर माइनस 7 को आप 3-4 यूनिट्स के बाद जब आप मैग्नेट पढ़िएगा तो उसमें एक साइंटिस्ट का जिक्र होगा, बायोट-सवार्ट्स लॉ, और जब वो बायोट-सवार्ट्स लॉ का जिक्र होगा तो आप पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा कि उन्होंने जो कांस्टेंट लिया था, जैसे कूलम साहब ने यहाँ कांस्टेंट लिया के, तो उन्होंने भी एक कांस्टेंट लिया था, और उनका कांस्टेंट था μ0/4π, उसका वैल्यू था 10 टू पावर माइनस 7। और ये μ0 का वैल्यू आपको मालूम है क्या होता है, μ0 का क्या नाम है, μ0 का नाम है आपका परमीबिलिटी। वहां यहाँ बीटी होता है, वहां बिलिटी होता है, बस इतना ही अंतर है। परमिटिविटी होता है कूलम्स में, और मैग्नेट में परमीबिलिटी होता है। एनीवे मैं यहाँ कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि कभी-कभी कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू 9 × 10⁹ नहीं, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको 10 टू पावर माइनस 7 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर भी मिल सकता है ऑप्शन में। तो आप ऑप्शन देख के तुरंत मार दीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आप करके बताइएगा कि k का वैल्यू 1 CGS यूनिट सिस्टम में कैसे होगा, n1 = m/2 से, ठीक है। लगभग जितनी बातें हो सकती थी मैंने की आप लोगों के साथ। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगले लेक्चर में स्टूडेंट मैं कूलम्स लॉ और जो ऑलरेडी हम लोग का ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़े थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दोनों को रिलेट करेंगे और देखेंगे कि दोनों में क्या रिलेशन है। साथ में कूलम्स लॉ का लिमिटेशन भी पढ़ेंगे हम लोग और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके।